हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 4 क्लास 10, जिसका नाम है मेडिवल सोसाइटी यूरोप एंड इंडिया। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने यूरोप की मेडिवल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में इंडिया का मेडिवल पीरियड पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है रूलिंग क्लास। जो ये क्लास है ये इंक्लूड करती है, ये वो क्लास है जिसके पास सेंट्रल पावर है, जो सेंट्रल पावर को रिप्रेजेंट करती है। और इसी में सेकेंड क्लास है लोकल रूलर्स की, सरदारों की और लैंड ओनर्स की, जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल पावर को। और इस क्लास को ऑफिशियल वर्क में भी इन्वॉल्व किया जाता था। जो ऑफिशियल वर्क होता था ना, जो ऑफिसर्स वगैरह करते थे, तो इसी क्लास को इसमें इंक्लूड किया जाता था। इसके बाद देखो, ये अपनी पावर को रूलर्स के साथ शेयर करते हैं और हाई सैलरी को रिसीव करते हैं। मेडिवल पीरियड में जो पावर का जो कंट्रोल था ना, जो कंट्रोल था पावर का, वो लोकल रूलर्स के हाथ में था। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ तो वो कंट्रोल टर्क्स के हाथ में चला जाता है। सेंट्रल पावर जो होती है वो टर्क्स के हैंड में चली जाती है जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर सेकंड कैटेगरी, लेकिन जो ये सेकंड कैटेगरी थी हमारी, जो सेकंड क्लास थी लोकल रूलर्स की, इनकी जो पोजीशन थी मुगल के टाइम पर वो बिल्कुल सेम ही थी, जैसे पहले थी वैसे ही उस टाइम पर थी। अब ये जो क्लास थी, इस क्लास, ये जो देयर वाज आल्सो अ क्लास विद द रूलिंग क्लास। अब देखो, रूलिंग क्लास के साथ साथ अब एक और क्लास थी, जो क्लास थी क्लास ऑफ लैंड ओनर्स की, जो कि विलेजेस में लिव करते थे और पावर्स को एंजॉय करते थे। जो ये लैंड ओनर्स थे, ये बड़ी बड़ी लैंड को ओन करते थे, इनके पास बड़ी बड़ी लैंड्स थी और स्टेट ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि लैंड और टैक्स को कलेक्ट करने की लार्ज एरिया से। और जो ये लैंड ओनर्स थे, ये विलेज लेवल पर सबसे हाई, सबसे टॉप पोजीशन के थे और ये अपने साथ आर्मी भी रखते थे। इसके बाद देखो, दे हैड देयर ओन फोर्ट्स, इनके पास इनका खुद का फोर्ट्स होता था और जो कि एक सिंबल था प्रतिष्ठा का। इसके बाद देखो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम्स से लैंड ओनर्स को जाना जाता है। जैसे कोई नायक के नाम से जाना जाता है लैंड ओनर्स को, किसी को राय के नाम से, किसी को चौधरी के नाम से, एटसेट्रा। दे लिव लाइक ऑर्डिनरी फार्मर्स, ये ऑर्डिनरी जो फार्मर्स होते हैं ना, उनकी तरह रहते हैं। अब हम तीन इनके बारे में पता करते हैं, मकसद का थे। देखो, मैनी फार्मर्स, ना बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने ना तो कभी टैक्स पे किया गवर्नमेंट को और ना ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को पालन किया उन्होंने। तो वो क्या करते थे, जो गवर्नमेंट है वो आर्मी भेजते थे, लेकिन जो ये लोग थे, जो ये फार्मर्स थे, ये रेंट वगैरह ना पे करने के कारण वहाँ से भाग जाते थे। चाहे तो वो फॉरेस्ट में रहने लगते थे, चाहे वो हिली एरियाज में या डेजर्ट में चले जाते थे। जिस एरिया में जाकर वो रहते थे ना, उस एरिया को मावस और मवसत बोलते हैं। इसके बाद देखो, रूलिंग क्लास जो थी, उसमें ऑफिसर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कराते थे, वो ऑफिसर्स इंक्लूड थे। रूलिंग क्लास में जमींदार जो थे वेरियस स्टेट्स के इंक्लूड थे। अब देखो, इनका फंक्शन क्या था, स्टेट ने इनको फंक्शन दे रखा था। एक तो चाहे तो स्टेट इनको कैश सैलरी देती थी, या फिर स्टेट इनको टैक्स कलेक्ट करने का राइट देती थी कि तुम्हें राइट है टैक्स को कलेक्ट करने के एक लार्ज एरिया का। तो जब ये जिस एरिया से ये टैक्स कलेक्ट करते थे ना, उसको इक्ता बोलते हैं, मतलब एक टाइप का टैक्स है। और 13 to 15 सेंचुरी में जिस एरिया का लैंड कलेक्ट करते थे उसको इक्ता बोलते हैं, और वही सेम एरिया को 15 से 18 सेंचुरी में जगीर के नाम से जानते हैं, जो जगीर बोलते हैं उस एरिया को जहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब देखो, जमींदार जो है लोकल रूलिंग क्लास का, अभी पीछे किया था ना कि वो विलेज का टॉप पोजीशन होल्ड करता है जमींदार, तो ऐसे, और उसके पास राइट है रूल करने का। जिस एरिया पर उसकी ऑथोरिटी है उस एरिया को जमींदारी बोलते हैं। इसके बाद देखो, रिलीजियस क्लास। जो रिलीजियस क्लास है, देखो ये हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही यहाँ पर रहते हैं। मेडिवल पीरियड में हिंदूज और मुस्लिम दोनों की ही क्लास है। बोथ religions, there was a class that made its living through religious activities। ये दोनों ही क्लास अपनी जो लिविंग है वो रिलीजियस वर्क से करते हैं। मुस्लिम्स के अंदर एक क्लास है जिसको बोलते हैं उलमा। मुस्लिम्स के अंदर है एक क्लास जिसको उलमा बोलते हैं, और along with teachings and learning this class used to engage in religious class। पर टीचिंग्स और लर्निंग के अलावा भी ये जो क्लास है ये रिलीजियस एक्टिविटीज में भी एंगेज होती है। मौलवीज जो कि इसी कैटेगरी, इसी क्लास में से हैं, जो परफॉर्म करते हैं रिलीजियस फंक्शंस को। मस्जिद के लिए जो रिलीजियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो होते हैं मौलवीज, ठीक है।
और जैसे यहाँ पर देखो ब्राह्मण्स जो होते हैं ना, हिंदू क्लास में जैसे ब्राह्मण्स है ना, ऐसे ही मुस्लिम क्लास में उल्लमा है, ठीक है। और ये जो मौलवीज होते हैं ना, ये इसी क्लास से आते हैं, इस क्लास से आते हैं मौलवीज, जो कि वहाँ के रिलीजियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मॉस्क्यू के अंदर, मस्जिद में। जो टीचर्स होते हैं वहाँ के मदरसा के और मकतब्स के, और जजेस ऑफ कोर्ट्स केम फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास से मदरसा, जो टीचर्स होते हैं ना मदरसा के, मकतब्स और जजेस आते हैं इस क्लास से। दे हैड स्टेट पैट्रोनेज, इनके पास स्टेट का पैट्रोनेज होता है। देखो ग्रांट्स वर ऑल्सो गिवन टू देम बाय द स्टेट, स्टेट्स इनको ग्रांट्स भी देता है। और दे वर नॉलेजेबल अबाउट द रिलीजियस, जो इस्लाम का रिलीजियस टेक्स्ट है ना, उसके बारे में भी इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अमंग हिंदूज, अब देखो हिंदूज के अमंग कौन है वो क्लास, हिंदू क्लास वॉज द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से हिंदू में, मुस्लिम्स में उल्लमा थे, हिंदूज में ब्राह्मण से। जो वर्क है रिलीजियस एक्टिविटीज का वो डन बाय ब्राह्मण्स फॉर हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ ब्राह्मण्स करते हैं, और मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस जो वर्क है वो मौलवीज करते हैं मस्जिद में, यहाँ ये टेम्पल में करते हैं। अब देखो इनका मेन वर्क क्या है, इनका मेन वर्क है टीच करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ टेम्पल और स्कूल्स में टीच करना। पीपल को ये डोनेशंस भी देते हैं। देवर स्कॉलर्स, ये हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के स्कॉलर्स हैं। ऑलमोस्ट एवरी विलेज, इंडिया में हर एक विलेज के पास या हर एक विलेज में एक ब्राह्मण का हाउस होता है। ऑल रिलीजियस फंक्शंस ऑफ विलेज, जो विलेज के फंक्शंस होते हैं ना, उनको परफॉर्म करते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण्स में हिंदू होते हैं और उल्लमा में मुस्लिम्स होते हैं, मतलब हिंदू में ब्राह्मण्स होते हैं, मुस्लिम्स में उल्लेमा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही ये रिचुअल और कस्टम्स को चलाते हैं। अब देखो उसमें उलेमा कौन थे, अभी बताया था मैंने उलेमा। देखो वो उलेमा उस सेक्शन को बोलते हैं मुस्लिम सोसाइटी में जो कि लर्नड पीपल्स है, जिनके पास बहुत नॉलेज है। तो उन जो बहुत ही नॉलेज, जैसे ब्राह्मण्स में भी बहुत नॉलेज है, ऐसे ही वो भी एक क्लास थी लर्नड पीपल्स की मुस्लिम सोसाइटी में मेडिवल पीरियड में। मकताब, मकताब एक टाइप का स्कूल है जहाँ पर स्टूडेंट्स को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। इसके बाद देखो बलुद्दार कौन है, ये एक क्लास है विलेज सर्वेंट्स की जो कि एक पोर्शन पर काम करते हैं। ए क्लास ऑफ विलेज सर्वेंट इन द मेडिवल टाइम्स, मेडिवल टाइम्स में ये एक क्लास है सर्वेंट्स की जो कि रिसीव करते हैं एक पोर्शन ऑफ क्रॉप। अब देखो ये काम करते हैं, काम के बदले में इसको उस क्रॉप का थोड़ा सा पोर्शन मिल जाता है और वो फिर वो काम करते हैं। तो बलुद्दार ये होते हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी है, देखो ये जो थर्ड है, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सेक्शन था। दे वर क्लास ऑफ प्रोस्परस मर्चेंट्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे रिच जो है ना मर्चेंट्स की क्लास भी है। सम ऑफ देम, कुछ एक उनमें से वर्ड्स रिचेस्ट मर्चेंट है, इनमें से कुछ एक वर्ड के रिचेस्ट मर्चेंट है। सम मर्चेंट क्लासेस यूज टू, कुछ मर्चेंट क्लासेस इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कुछ इंटर रीजन में ही ट्रेड करते हैं, वाइल सम यूज टू डू, और कुछ एक लोकल बिजनेस करते हैं। पीपल डूइंग रीजनल ट्रेड, जो पीपल रीजनल ट्रेड करते हैं ना, रीजन टू रीजन ट्रेड करते हैं, उनको सेट्स बोलते हैं, वोरास एक्सेट्रा बोलते हैं। और जो रीजनल ट्रेड के अलावा बच गए हैं तो रेस्ट वर कॉल्ड ट्रेडर, उनको ट्रेडर्स बोलते हैं और बनिक्स बोलते हैं। अब एट द टाइम मर्चेंट उस टाइम पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे, ना ही किसी कास्ट ना ही किसी रिलीजन से बिलोंग करते थे। मर्चेंट्स जो थे ना राजस्थान के, उनको मावरीज बोलते हैं। अब जो रिच मर्चेंट्स हैं जो कि पोर्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, बहुत सारे रिच मर्चेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। मर्चेंट्स जो क्या करते हैं ना, देखो टॉप पर तो अपना घर बनाते हैं और नीचे उनकी शॉप्स होती हैं। देयर वर ऑल्सो 2 स्टोरी हाउसेस भी होते हैं। ट्रेडर्स, दिल्ली में जो ट्रेडर्स थे उनके 2 स्टोरी हाउसेस होते हैं। मर्चेंट्स जो है शॉपकीपर भी होते हैं। बताया ना कि जो मर्चेंट्स हैं वो अपने घर के ऊपर वाले टॉप पर तो रहते थे और नीचे शॉप करते, तो ये शॉपकीपर भी थे। पीजेंट क्लास, अब आती है पीजेंट क्लास। जो पीजेंट क्लास यूरोप में थी ना, उससे भी बहुत ही गंदी स्थिति इन पीजेंट क्लास की थी इंडिया में। अब यहाँ पर एक देयर वाज अ लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे मेडिवल इंडियन सोसाइटी में, हु यूज्ड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग एंटायर सोसाइटी को जो मेंटेन कर रखते थे वो थी पीजेंट क्लास। इनकी जो कंडीशन थी वो एज पैटिक एज दैट ऑफ यूरोपियन एग्रीकल्चर्स, उन जैसे एग्रीकल्चर जो यूरोपियन एग्रीकल्चर कल्चर्स थे ना, वहाँ पर यूरोप में जो पीजेंट्स थे इनकी कंडीशन उतनी ही उनके जैसी ही हो या उनसे भी बुरी जो हम कह सकते हैं ना, वैसी कंडीशंस थी। देवर मैनी क्लास इन इंडिया टू, इंडिया में बहुत सारी क्लासेस है पीजेंट्स में। दे हैड मैनी कास्ट, बहुत सारी कास्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। वन कैटेगरी, इस क्लास में एक कैटेगरी वो है जो कल्टिवेटेड, जो अपनी खुद की ही लैंड को कल्टिवेट करते हैं। और 16th and 17th सेंचुरी में
खुदीकस्त फार्मर्स उनको बोलते हैं जो खुद की लैंड को कल्टीवेट करते हैं। और सेकंड कैटेगरी होती है पहिकस्त फार्मर्स। पहिकस्त अपर और आउटर। पहिकस्त वो फार्मर्स होते हैं जो कल्टीवेट करते हैं अनदर विलेज में और यूज टू हैव, जिनके पास टेम्परेरी हट्स होती है, मतलब इनके पास भी खुद की लैंड नहीं होती है। खुदीकस्त वो जिनके पास खुद की लैंड होती है, खुद ही कल्टीवेट करते हैं, और पहिकस्त वो जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, वो टेम्परेरी हट्स बनाते हैं। इसके बाद देखो, पहिकस्त peasants had only as much holding as they can cultivate using only the labor of their families। उनके पास इतनी ही कल्टीवेशन होती है जितनी वो अपनी फैमिली की हेल्प लेकर वो कल्टीवेट कर सकते हैं। अब देखो थर्ड कैटेगरी फार्मर्स की वो कैटेगरी होती है जिनके पास लैंड ही नहीं होती, ना ही वो कल्टीवेट कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंडलॉर्ड की ही लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं और उसमें से थोड़ा सा जो प्रोड्यूस निकलता है वो उनको मिलता है। तो इनको बोलते हैं रियती और मुजरियंस। ठीक है, 3 टाइप की कैटेगरी है पीजेंट्स की इंडिया में। एक तो है खुदकस्त, एक है दूसरी है पहिकस्त और तीसरी है मुजारियंस और रेती। कंडीशंस ऑफ दीज फार्मर्स की जो कंडीशन सिर्फ डेप्लोरेबल थी, मतलब कि थोड़ी सी इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं थी, थोड़ी सी अच्छी कंडीशन नहीं थी। जो मेजर सोर्स है इनकम का स्टेट के लिए वो लैंड रेवेन्यू है, लैंड से जो टैक्स आता है वो है। एंड इट वाज फ्रॉम, और ये क्या कहाँ से जो टैक्स है ना, वो स्टेट क्या करती है, बड़े बड़े जो देखो जैसे टैक्स लिया ना, लैंड टैक्स लिया फार्मर्स से, या फिर और भी जो गरीब वहाँ के फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे, और जो भी जो क्लास थी ना, जो जिसकी वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं थी, उनके ऊपर इतना टैक्स लगाते थे। और वो जो टैक्स मिलता था ना, उस टैक्स से ये बिग बिग सैलरीज ऑफिसर्स को सैलरीज देते थे और फार्मर भी इसको पोज नहीं कर सकते थे। अब रूरल एरियाज में देखो लैंड ओनर्स, फार्मर्स और अदर एसोसिएटेड आर्टिशंस ऑफ फार्मर्स सच एज की कारपेंटर, बार्बर्स, टेनर्स, रोप मेकर्स, ब्लैकस्मिथ, गार्डनर्स, ड्रमर्स एटसेट्रा, ये ऑल पार्ट्स ऑफ विलेज कम्युनिटी, ये सारे के सारे विलेज की कम्युनिटी में थे। अभी देखो पीजेंट्स फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में खुदकस्त थे, सेकंड कैटेगरी में पहिकस्त थे, थर्ड कैटेगरी में मुजारियंस और रियतीस थी। इसके बाद देखो वुमेन की कंडीशंस देखो। जो मैरिज है, एक गर्ल वॉज डन इन चाइल्डहुड में ही शादी कर देते थे वहाँ पर गर्ल्स की, और यहाँ पर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था वुमेन के लिए। वुमेन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो अरिस्टोक्रेटिक जो रिच फैमिलीज की वुमेन थी, वो रीडिंग की, राइटिंग की, हॉर्स राइडिंग की शौकीन थी। मैरिज के बाद उसकी पूरी जो लाइफ होती है ना, वो एक घर की 4 दीवारी में ही जीनी होती है, घर के बाहर नहीं जा सकते, घर का ही काम करना, ना घर से बाहर निकल सकते। सम वुमेन्स ऑफ द रॉयल फैमिली प्लेड, कुछ एक वुमेन्स है रॉयल फैमिली की जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है बहुत सारे ओकेजन्स पे, सच एज रानी नायकी देवी एंड रानी दुर्गावती वेंट हार्ड। ये दोनों की दोनों आगे निकली और आर्मी को लेड की। इन्वेडर आक्रमण, जो आक्रमण नहीं करते थे लोग इन्वेडर्स, उनके अगेंस्ट इन्होंने आर्मी को लेड किया, रानी नायकी देवी और रानी दुर्गावती ने। दे आर मैनी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे जब इन्वेडर्स आते हैं, हैव फोर्स्ड रूलर टू मैरी हिज डॉटर टू द विक्टोरियस रूलर। देखो जब इन्वेडर्स आते हैं और इन्वेड करते हैं तो रूलर क्या करते हैं, अपनी डॉटर को, जो राजा वहाँ पर जीत चुका है, उसको अपनी डॉटर को दे देता है, उनके साथ उसकी शादी करवा देता है। चाइल्ड मैरिजेस मतलब कि बचपन में ही शादी करवा दी जाती है, प्रेवलेंट था। रूलर्स प्रैक्टिस्ड पोलोगैमी। पोलोगैमी सिस्टम होता है जैसे कि एक वाइफ है, उसके बहुत सारे हस्बैंड, और एक हस्बैंड है, उसकी बहुत सारी वाइफ्स। तो पोलोगैमी प्रैक्टिस्ड थी, रूलर्स जो है पोलोगैमी को प्रैक्टिस करते थे। अपार्ट फ्रॉम मैनी वाइफ्स, मैनी एलिजिबल वाइफ्स लिव्ड इन द हैरम। हैरम होता है जहाँ पर बहुत सारी वाइफ रहती हैं ऑफ मुस्लिम रूलर। मुस्लिम रूलर की जो है बहुत सारी वाइफ हैरम में रहती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स वर केप्ट इन हैरम। हैरम में बहुत सारी स्लेव्स को भी रखा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज इंक्रीज इन द मेडिवल पीरियड। और जो प्रैक्टिस थी ना, सती सिस्टम जो था, मतलब कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को भी साथ में ही, उसके साथ ही अपनी जीवन को त्याग करना पड़ता है, उसके साथ उसको भी मरना पड़ता है। मैनी वाइफ्स ऑफ द रूलिंग और अरिस्टोक्रेटिक क्लास, बहुत सारी जो वाइफ्स थी रूलिंग और अरिस्टोक्रेटिक क्लास की, वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, इस सिस्टम को। जोहर सिस्टम ऑल्सो प्रेवलेंट। जोहर सिस्टम में क्या था, जैसे युद्ध करने के लिए जो किंग जाते हैं, अगर किंग की मृत्यु हो जाती है तो जो वाइफ होती है ना, वो आग लगाकर आग में कूद जाती है, आग में मर जाती है। वुमेन वर कंसिडर्ड सेफ विद इन द 4 वॉल्स। तो इसी वजह से वुमेन्स को 4 दीवारों के अंदर ही सेफ समझा जाता था। और वो जो है ना, किसी अननोन पर्सन के आगे से भी मतलब वॉक नहीं कर सकती, जा नहीं सकती। इवन द वुमेन ऑफ, जो वुमेन थी ना अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की, वो भी पुर्दा में रहती थी।
अब जो मेडिवल पीरियड है, सम वुमेन्स डेयर टू अबंडन, कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने कोशिश की है पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने की, जैसे कि रजिया सुल्तान जो कि फर्स्ट फीमेल थी, रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, और मीराबाई आर नोटेबल अमंग दैम। तो मीराबाई और रजिया सुल्तान ये दो ऐसी वुमेन है जिन्होंने पर्दा सिस्टम को छोड़ दिया, मतलब इनका अगेंस्ट किया इन्होंने। मीराबाई हैड गिवन अप द पर्दा, मीराबाई ने पर्दा को छोड़ा और अपनी लाइफ को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। अब देखो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने रिनाउंस द पर्दा एंड अज्यूम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत को संभाला पर्दा को छोड़कर। अब जो कंडीशंस है ऑर्डिनरी वुमेन की वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही अच्छी नहीं थी। शी हैड टू मैनी, उसको बहुत सारे टाइप के काम करने पड़ते हैं। वुमेन जो है ऑलमोस्ट ऑल क्लासेज ऑफ सोसाइटी की स्पिनिंग वर्क करती हैं, और जो थ्रेड था ना मसलिन जो है वो वुमेन्स ने ही बनाया था मेडिवल पीरियड में, तो ये फेमस है मसलिन ऑफ बंगाल। स्लेव्स देखो, स्लेव्स जो थे प्रेवलेंट थे, मोस्ट ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर एंड दोज जो एक तो जो टैक्स को पे नहीं करते, और एक वो जो वॉर के अंदर हार जाते हैं तो उनको स्लेव्स बना देते हैं। लार्ज मार्केट फॉर स्लेव्स वर हेल्ड इन गोवा, और दिल्ली में स्लेव्स के लिए मार्केट हेल्ड होता था जहाँ पर मैन वुमेन चिल्ड्रन सब के सब स्लेव्स में इंक्लूड होते थे, जिसको चाहिए जो ले जाओ। आफ्टर, और या फिर स्लेव्स को इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। दे वर मेड टू वेरियस, बहुत सारे काम करवाते थे उनसे, जैसे कि डोमेस्टिक घर के काम, लिफ्टिंग द स्पीटून्स को लिफ्ट करवाना, अम्ब्रेलाज को लिफ्ट करवाना, वर्क एज बॉडीगार्ड की तरह काम करवाना। तो हम कह सकते हैं इनकी जो कंडीशन थी वो डेप्लोरेबल थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के टाइम पर अकबर ने स्टॉप किया प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेवमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। जो वॉर से प्रिजनर नहीं बना देते थे कि वॉर में जो हार गए उनको स्लेव बनाते थे, तो इसको अकबर ने खत्म करवाया। अब आर्टिशंस देखो, आर्टिशंस मतलब कारीगर, जो दे वर वेरी स्किल्ड एट देयर वर्क, वो अपने काम में बहुत ही स्किल्ड थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाज अ मेजर वर्क था विच अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशंस करते थे, जो कि मैनी आर्टिशंस इन विलेजेस एंड टाउन्स वर एंगेज्ड इन वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। बहुत सारे आर्टिशंस जो है विलेज में और टाउन्स में मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, मतलब एंगेज थे वो इस काम में। दे वर ऑर्गेनाइज्ड एज कास्ट। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिशंस काम करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन ऑल्सो वर्कड इन द पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे वो काम करते थे पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशंस जो है रॉ सिल्क को वीव करने में, बुनने में और इंडिगो को बनाने में भी काम करते थे आर्टिशंस बहुत सारे। अब रूरल आर्टिशंस जो थे मेनली वर्क इन देयर, अपने घरों में ही काम करते थे एज इन अ वीवर्स फैमिली। वुमेन एंड चिल्ड्रन सेपरेटेड फाइबर फ्रॉम वुमेन, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कॉटन से फाइबर को सेपरेट करते हैं। स्पन यार्न वाइल मैन वीव्ड क्लॉथ, और मैन क्या करते हैं, मैन जो है वीव करते हैं क्लॉथ को। दीज आर्टिशन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो रूरल आर्टिशंस है जो वर्क करते हैं फॉर ओनली कुछ मंथ्स और कुछ साल तक काम करते हैं, जैसे कि टेलीज, जैगरीज मेकर्स और इंडिको मेकर्स। और एक दूसरी कैटेगरी वो होती है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, जो होम ट्रेडर्स कुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल, जो कि ट्रेडर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अदर आर्टिशियंस वर्क अंडर दैम, और बहुत सारे अदर टाइप के जो आर्टिशियंस होते हैं इनके अंडर काम करते हैं एंड जो उनसे लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें। मेडिवल इंडियन सोसाइटी में दीज वर सम आर्टिशियंस हुज प्रोडक्ट वर इन हाई डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये कुछ ऐसे आर्टिशियंस थे जिनका जो प्रोडक्ट था वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही डिमांड में था। ड्यू टू दिस डिमांड, इसी डिमांड के कारण यूरोप ट्रेडर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर द न्यू वेज टू ट्रेड विद इंडिया। इसी वजह से यूरोपियन जो ट्रेडर्स है वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। अब देखो एजुकेशन, लिटरेचर, रिक्रिएशन कैसा था। नालंदा, टेक्सटाइल, मथुरा, गया, विक्रमशिला, उज्जैन एटसेट्रा ये मेजर सेंटर्स थे एंशिएंट एजुकेशन ऑफ इंडिया, कि जो कि मेडिवल पीरियड में थोड़े से डेट्रियोट होने शुरू हो गए, मतलब कि इतनी इनकी वैल्यू नहीं होने लगी मेडिवल पीरियड में। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो बखियतार खिलजी ने उसको जला दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ग्रांट्स टू टेम्पल, जो टेम्पल्स को ग्रांट मिलते थे वो स्टॉप कर दिए, बहुत सारे टेम्पल को डिमोलिश कर दिया गया। ड्यू टू दिस, इसी कारण की वजह से इंडियन नॉलेज, साइंस, एजुकेशन सफर्ड अ ग्रेट बुल। इसी वजह से सारे जो हमारी नॉलेज है, इंडियन नॉलेज है, साइंस है, एजुकेशन है, बहुत सफर हुआ। प्राइमरी एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गुरुकुल सिस्टम कंटिन्यूड थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम है वही प्रेवलेंट था। सुल्तान एंड मुगल रूलर्स एनकरेज द पर्शिया और अरेबिक लैंग्वेजेस बाय गिविंग जनरल डोनेशंस टू मदरसाज एंड मकताब्स। तो जो रूलर्स होते थे, सुल्तान होते थे, वो मदरसा को और मकताब को बहुत सारे टाइप के
डोनेशंस देते थे ताकि वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को एंकरेज करे। जो एजुकेशन है रीजनल लैंग्वेजेस की वो एंकरेज इन द मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा एंकरेज हो गई थी। अब मेजर वर्क्स देखो, इस पीरियड में बहुत सारे जो वर्क थे वो कौन कौन से थे? कलहंस, रजत रंगिनी, चंद बरदाइज की जो पृथ्वीराज रासो है, अमीर खुसरो की तुगलक नामा, तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसीस की पद्मावत, सूरदास की सूरसागर, अब्दुल फजल अकबर नामा एटसेट्रा। जो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन था वो क्या था? इंडिया में कैसा था वो रिक्रिएशन, क्या था वहाँ पर? डांस, हंटिंग, रेसलिंग, एनिमल फाइट, चेस, ये वहाँ का मीन्स ऑफ रिक्रिएशन था। ऑल्सो एंटरटेनमेंट देखो, एंटरटेनमेंट करते थे वो फेस्टिवल की हेल्प से। अब देखो भक्ति मूवमेंट कैसा था? मेजर फीचर इस भक्ति मूवमेंट भी एक मेजर मूवमेंट है वहाँ का। देखो मिडिल एज में जो भक्ति मूवमेंट था MS2 वो इसलिए अमर्ज हुआ था ताकि जो लोग हैं वहाँ के इंडियन सोसाइटी के जो लोग हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत कर सके, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन, अंधविश्वास, रिचुअल जैसी चीज़ों से दूर रहे। वेरियस बहुत सारे संत जैसे कि रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल नामदेव, तुकुराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान, इन्होंने सोसाइटी को जागृत किया। जो ये बुरे एविल्स है, सुपरस्टिशियस है और जो ये पोम्प एंड शो है, इन सब से दूर रहने के लिए उन्होंने सब लोगों को जागृत किया, इन सारे के सारे संतों ने। अब देखो कुछ एक सूफी संत भी है जैसे निजामुद्दीन उलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती एटसेट्रा। ये भी कुछ सूफी संत है जिन्होंने लोगों को बहुत कुछ सोसाइटी में बहुत कुछ सिखाया है कि जो ये अंधविश्वास है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिचुअल्स है, इन सब से दूर रहो और अच्छे जो कार्य है उनकी तरफ फोकस करो। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।